आया क्यों? क्वेश्चन पूछते रहिएगा, मतलब जो भी आपके अंदर आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको चीजें समझनी। ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है, जैसे गवर्नमेंट लाई है तो गवर्नमेंट सेल्फ इंपोज कर रही है अपने ऊपर, ये एक्ट किसके ऊपर लागू कर रही है? अपने ऊपर। क्या, क्यों लागू कर रही है? कि हम ज्यादा फिजिकल डेफिसिट बढ़ा ना पाए। क्यों? अगर वो ज्यादा उधारी ले लेगा तो दूसरों के लिए क्या हो जाएगी? उधारी कम पड़ जाएगी, फिर वो कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम। पता लगा हम इनएफिशिएंट की तरह, तो वो उधार ले लेकिन लिमिट में, जिससे और लोगों को भी वो सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए बची रहे, मतलब क्राउडिंग आउट इफेक्ट ना हो। याद है क्राउडिंग आउट? ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसलिए ले आए कि ट्रांसपेरेंसी रहे, पारदर्शिता रहे। किसमें? ट्रांसपेरेंसी इन बजट प्रोसीजर। क्या ट्रांसपेरेंसी है? तो इसके लिए इन्होंने क्या क्या तो जब बजट आता है, ठीक है, जब बजट आता है तो बजट के साथ ये, जब आप जाएंगे ना उसके साइड पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के, तो उसके साइड पे आप जब बजट वाले में जाएंगे तो आपको देखेंगे तो बजट तो पड़ा ही रहता है, उसके साथ ये 3 स्टेटमेंट भी पड़े होते हैं। बजट रहेगा, बजट में क्या रहता है? क्या होता है? तो बजट में 3 साल का दिया रहता है। जैसे मान लीजिए अभी है 2021-22, मतलब आगे की क्या होना है। तो जब बजट आता है तो इसकी एक्चुअल फिगर देते हैं, 3 साल का होता है, इसकी क्या देते हैं? एक्चुअल, कि अब क्या हो चुका है, और इसका रिवाइज्ड एस्टिमेट, क्योंकि चल रहा होता ना फरवरी, ये तो 31 मार्च तक चलेगा, और इसका प्रोजेक्शन, ये बजट, और ये वाला असली बजट कि आगे क्या करना है। इसका रिवाइज्ड जो एस्टिमेट, जैसे इसका अगले साल क्या हो जाएगा? इसका रिवाइज्ड आ जाएगा, और 22-23 का क्या हो जाएगा? बजट हो जाएगा। तो इसका रिवाइज्ड, इसका बजट है, प्लानिंग अगले साल की, और ये एक्चुअल फिगर अब आ जाएगी। ठीक है, तो अगले साल जब आएगा 22-23 में आएगा तो इसका रिवाइज हो जाएगा, इसकी एक्चुअल फिगर आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो बजट हो गया, लेकिन बजट के साथ ये 3 स्टेटमेंट और आते हैं। क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। उसने क्या कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर बताता है कि अभी जीडीपी क्या है, जीडीपी ग्रोथ क्या है, हम किस कंडीशन में हैं, वो प्रेजेंट की पूरी कंडीशन बताएगा कि इकोनॉमी की हालत इस समय क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद मिड टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट। उसने कहा कि अगले 3 साल में हमको क्या अचीव करना है, ये बताएगा। ठीक है, और फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, उसको हम कैसे अचीव करेंगे, क्या स्ट्रेटजी लगा के। तो देखो ट्रांसपेरेंसी आ रही है नहीं। मान लीजिए वो कहेगा कि इस समय ये कंडीशन है, बहुत बुरी कंडीशन दिखाएगा, और फिर अचानक से दिखाएगा कि अगले साल हमको, मतलब अगले 3 साल में ये अचीव कर लेंगे और ऐसे ऐसे अचीव कर लेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो, जैसे आपने कहा कि नहीं अभी देखिए अभी हमको कुछ नहीं आता, एक महीने बाद आप ऐसे मिलिएगा कि तो क्या है, हम सिलेक्शन लायक हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती है ना। तो इसमें आप कितना टैक्स लगा रहे हैं, अभी क्या कंडीशन है, मान लीजिए क्या है कि अभी टैक्स 5% लगा देंगे, फिर 25% लगा के सब अचीव कर लेंगे, पॉसिबल है सब?
लोग विद्रॉ कर देंगे, समझ रहे? तो इन तीनों स्टेटमेंट से आपका ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता आ जाएगी, क्या है, क्या पहुंचना चाहते हैं और वो कैसे पहुंचना चाह रहे हैं। तो गवर्नमेंट की एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है ना, कि वो रैशनली चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ट्रांसपेरेंसी की FRBM एक्ट में अब बजट के साथ ये तीनों चीजें भी आएंगी। आप देखिएगा दिया रहेगा कि टैक्स है, टैक्स को ऐसे इंक्रीज करेंगे, एक्सपेंडिचर इसको ऐसे डिक्रीज करेंगे, ये सारी चीजें क्या उसमें दी रहती है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, इंटरजनरेशनल इक्विटी। इंटरजनरेशनल इक्विटी क्या है? जैसे हम लोगों ने अभी खूब लोन लिया, गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट खूब बढ़ाया, उसके बाद पैसे खूब आ गए, एंजॉय किया अभी, लेकिन फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा ना उसको। पता लगा आप अभी एंजॉय खूब कर रहे हैं और अगले वाली जो जनरेशन आ रही है उस पर बर्डन ज्यादा पड़ा है, क्योंकि वो बेचारा आप ले नहीं पाएगा, उसको तो टैक्स वापस करना है। मतलब कहने का मतलब उसको इंटरेस्ट रेट और प्रिंसिपल वैल्यू क्या करनी है, वापस करनी है। मतलब एंजॉय आप करिए और पे कौन करे, फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यही है ना, क्या है डेफिनेशन, है ना, मीट द प्रेजेंट नीड, जो आपकी प्रेजेंट नीड है उसको सेटिस्फाई करिए, है ना, लेकिन लीविंग द रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ दीजिए कि वो भी अपनी एक डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके। अभी सारे रिसोर्सेज आप सारे लकड़ियां यूज कर लीजिए, सारे कोल पेट्रोल आज यूज कर लीजिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं। अपने को भी सेटिस्फाई करिए और इतना करिए कि फ्यूचर के लिए भी चीजें बच सके। तो इतना आप बोरोइंग करिए कि अभी की नीड्स पूरी हो सके और फ्यूचर में भी लोग उसको एंजॉय कर सके। तो इंटरजनरेशनल इक्विटी होनी चाहिए, आज भी सही रहे और फ्यूचर में भी सही रहे, ये आपके पर्पस रहना चाहिए कि आपने एंजॉय कर लिया और टैक्स के लिए छोड़ दिया फ्यूचर जनरेशन की, वो टैक्स बढ़ा बढ़ा के चीजों को सेटिस्फाई करे। फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। देखिए अगर आज ज्यादा उधारी लेगा तो किस में फंस सकता है, मैंने एक वर्ड यूज किया था डेट ट्रैप में ना, है ना, कि आज उधारी ज्यादा लिया, प्रिंसिपल वैल्यू बढ़ गई, इंटरेस्ट भी बढ़ गया, पता लगा आगे उधारी ले रहा है, बोरोइंग कर रहा है, तो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट के लिए इंटरेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो क्या कर रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए उधारी ली और किसी को दे दिया भाई इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल वैल्यू पे नहीं कर रहा, तो स्टेबिलिटी क्या कम हो जाएगी, कोलैप्स हो सकती है। तो फिजिकल स्टेबिलिटी भी गवर्नमेंट की बनी रहे। नॉन इंटरफेरेंस इन मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, और कैसे फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी एक दूसरे में इंटरफेयर कर जाती है। देखिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना किसका काम है, गवर्नमेंट का कि आरबीआई का, आरबीआई का एक्सक्लूसिव। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना किसका काम है, आरबीआई का। लेकिन लेट्स सपोज गवर्नमेंट ने उधार ज्यादा लिया और एक्सपेंडिचर ऐसी जगह किया जहां फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहे, तो यानी कि प्रोडक्शन नहीं हुआ, पैसा ज्यादा आ गया इकोनॉमी में, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। भाई ऐसी जगह यूज करता है, उधारी ली, इन्वेस्टमेंट कहीं किया, और जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ने लगा क्या है, प्रोडक्शन चालू हो गया, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन ऐसी जगह खर्चा किया जहां प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, तो पैसा तो आ गया इकोनॉमी में लेकिन प्रोडक्शन हुआ नहीं, तो इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा। किसने क्रिएट करवाया, गवर्नमेंट ने, लेकिन कंट्रोल करने की रिस्पांसिबिलिटी किस पे, आरबीआई कह रहे हैं क्या कर रहे हो, कहाँ खर्चा कर रहे हो, यहाँ ना करिए यहाँ करिए।
तो आपने देखा होगा कभी कभी आरबीआई और गवर्नमेंट में फ्रिक्शन होता है। गवर्नमेंट आरबीआई डिक्टेट करते हैं कि नहीं यहाँ नहीं खर्चा यहाँ करिए, गवर्नमेंट कहती है आप नहीं जानते हमारी क्या प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता कि हमारे कहाँ कहाँ हमको चीजें खर्चा कर, आप अपना काम करिए। तो ये क्या पॉसिबल है? तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आ गया क्या कि इंडिया में फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी बोथ आर इंडिपेंडेंट, है क्या ऐसा? इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती ना, क्योंकि एक दूसरे के ऑब्जेक्टिव क्या है, अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो सिर्फ आरबीआई नहीं कर सकती है। जैसे आरबीआई, अब मान लीजिए पानी नहीं बरसा, प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो फूड प्राइसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। नेचर ने किया तो अब उसमें तो गवर्नमेंट आरबीआई कुछ नहीं कर सकती ना, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इरिगेशन फैसिलिटी ले आए, इन्वेस्टमेंट करे, क्या कहते हैं नहरों में सिंचाई के साधन क्या है बढ़ाए, तो हमारे जो एग्रीकल्चर जो अभी जो है करीब 47% जो है वो इरिगेटेड है, पूरे 100% हो जाए तो हम मानसून से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ड्रेनेज बाढ़ है तो ड्रेनेज सिस्टम ऐसा बनाए कि खराब ना हो फसल, तो आरबीआई की हेल्प कर रही है ना कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएंगे। तो एक दूसरे पे दोनों क्या है, डिपेंडेंट है। तो गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि वो मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरफेयर ना करे, मतलब इन्फ्लेशन अगर कहें तो इन ऐसी चीजों में खर्चा ना करे जहां पे इन्फ्लेशन क्या है, बढ़ सके, जिससे आरबीआई अपना काम सही से कर सके। क्लियर है? अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसको कैसे अचीव करना, गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है जिससे इसको अचीव कर सके। हाँ जी जी जी, वही मैंने कहा कि अब आरबीआई और गवर्नमेंट में यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। अगर किसी का माफ पे दूसरा बंदा भी खड़ा हो जाए, क्या हमारा भी माफ करो, इस गवर्नमेंट का काम ही क्या है, हेल्प करना। तो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि जेन्युइन बंदा कौन है, और सुने कि जिसको बिल्कुल जरूरत है कि यहाँ पे लोन माफ होना ही चाहिए। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन आइडेंटिफिकेशन लगाएंगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। जैसे हम ही लोग को लगा देंगे, जाओ देख के आओ, ड्यूटी लग गई, बीडीओ की लग गई, एसडीएम की लग गई, जाओ देख के आइए कि वो वाकई में उसकी जरूरत है कि नहीं है, तो हम अपना काम छोड़ के उसमें लगेंगे, तो कहीं ना कहीं सिस्टम प्रभावित होगा। तो फिर क्या होगा, आप ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करिए जो आइडेंटिफाई कर ले कि हाँ असर है कि कौन बंदा वाकई जेन्युइन है। तो ऐप की जरूरत आ गई, अब ऐप की आ गई तो आपको फिर क्या है, कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज भी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी की बात आ गई। क्लियर है? तो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड। तो लोन से इफेक्ट पड़ता है, लेकिन उसको कैसे सही किया जा सकता है, आइडेंटिफाई करें, सही लोगों का ही माफ हो, और आगे कोशिश करें कि ऐसी कंडीशन ना आए कि माफ करने की जरूरत हो, उन लोगों का प्रोडक्शन बढ़े। क्लियर है? तो हर पर्सपेक्टिव आपको देखना है। जब किसानों का जब प्रोडक्शन सही नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, तो उसमें कर्ज या लोन उनका माफ करना मोरल हैजार्ड में आएगा। वही तो मैं बताया अभी कि देखना होगा कि किसका किसका माफ कर सकते हैं, किसका नहीं। कोई कौन अपने आप को सस्टेन कर सकते, जैसे बड़े किसान हो गए अपने आप को अगर सस्टेन कर सकते तो वो जरूरत नहीं है कि उनका माफ किया जाए। छोटे किसानों को हम लोग जो है माफ कर सकते हैं। सर गवर्नमेंट क्यों ऐसा करती है, जैसे लोन इस समय जो पॉलिसी आ रही है नई, हाँ हाँ, वो जबरदस्ती बैंक से कह रही है कि आप लोन दीजिए और कोई सिक्योरिटी भी मना कर रही है रखने से, हाँ। लेकिन बैंक नहीं दे रहा है, हाँ। क्योंकि बैंक को सिक्योरिटी नहीं मिल रहा है। ऐसी पॉलिसी क्यों आ रही है सर?